आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपनी बाइक को मेंटेन करके रखता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी मैंने इसकी सर्विसिंग भी नहीं की है और इसकी वॉशिंग भी नहीं की है। तो आपको मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए भी आपकी बाइक साफ़ करने के लिए सहयोग करेंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूं। ये वैसे आपको नहीं लग रही होगी क्योंकि क्रोम में शाइन है। ये काफ़ी डस्ट इसमें आ गई है, आप इधर भी देख सकते हैं, ये डस्ट है। इसके अलावा अगर काफ़ी टाइम से खड़ी रहे तो कार्बोरेटर के आसपास हल्का सा ऑयल भी बाहर आ जाता है। और इसके कुछ सॉफ्ट पार्ट्स हैं, इनको आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन सब बातों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने किस किस चीज़ का यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं। यदि आपकी बाइक इससे भी ज़्यादा गंदी पड़ी है तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले जो इंजन के पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको डीज़ल या पेट्रोल का इस्तेमाल करके उस जगह को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ मेरी बाइक टोटली साफ़ पड़ी है, सिर्फ मुझे कार्बोरेटर के आसपास थोड़ा सा पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं मैं किस किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा पेट्रोल है। सॉफ्ट पार्ट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉटन का यूज़ करें, और ये कॉटन का कपड़ा है। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका टैंक है और दोनों साइड के पैनल्स हैं। इसके अलावा यदि आपके मोनोग्राम नए हैं तो उसको आप शैम्पू से भी साफ़ कर सकते हैं। उसमें लगे हुए सारे डस्ट पार्टिकल्स जो चिपक जाते हैं वो सारे साफ़ हो जाएंगे और शाइनी भी रहेंगे। और यदि वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, जैसे मेरे हो चुके हैं, तो मैं उनको इस क्रोम पाउडर से साफ़ करके चमका दूंगा। मैं यहाँ पर अपनी बाइक में 3 तरह के ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। ये मैं इसके सॉफ्ट पार्ट्स के लिए, जैसे टैंक है इसके लिए, और क्रोम के नए पार्ट्स के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा ये जो ब्रश है ये भी आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। ये उससे थोड़ा हार्ड है पहले वाले से, तो ये मैं क्रोम पार्ट्स के लिए यूज़ करता हूँ। और तीसरा ये हार्ड ब्रश है, ये इंजन के नीचे की साइड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, चीकट भी होती है ऑयल के साथ, ये उस जगह के लिए प्रयोग में आता है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइक धोएं तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कार्बोरेटर है, स्पार्क प्लग है और इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है। उन जगहों पर आपका पानी नहीं जाना चाहिए। और चूँकि इस बार मैं इसको पाइप से साफ़ नहीं कर रहा, पाइप के प्रेशर से काफ़ी तब ज़रूरत पड़ती है जब आपकी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो। इसको मैं एक बाल्टी में पानी लेकर के ही साफ़ कर दूंगा। और यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि आपके इंडिकेटर्स नए हैं तो आप इनको शैम्पू से साफ़ कीजिए। और
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे वालों में भी बहुत कम डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। इनको हटाने के लिए मैं गीले कपड़े से भी साफ़ करूँगा तो ये हट जाएंगे। अगर जिसके ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है जिनके इंडिकेटर्स में, तो वो लोग इस पाउडर का भी इस्तेमाल करके साफ़ कर सकते हैं। और कई हट्टी जंग जो हटते नहीं हैं उनको भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे की वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपको करना है। ये मैंने थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लिया है, मैं इसके कार्बोरेटर को साफ़ कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें मिट्टी के तेल से भी साफ़ कर सकते हैं और डीजल से भी। थोड़ी बहुत ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर डस्ट जम जाती हैं तो इन्हीं से ही हटती हैं, ये आपके वॉशिंग से नहीं जाएंगी। इसको मैक्सिमम साफ़ कर दिया है और मैं दूसरी साइड से भी कर दूंगा इसी प्रकार से। उसके बाद जब मैं वॉशिंग करूंगा तो ये सोप के साथ पेट्रोल हट जाएगा। ये मैं कार्बोरेटर की दूसरी साइड से साफ़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितनी मिट्टी जम गई है जो कि इसके अंदर आके स्टोर हो रही है। और ये तो साफ़ हो गया। इसी तरह से ये एरियाज़ जहाँ पे चिकट जम जाती है ग्रीस से, ये सारी चीज़ें आपको इसी से ही साफ़ कर लेनी है। और लगे हाथ आप इनको भी साफ़ कर सकते हैं। ये एरिया सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। जो भी चिकट वाले एरिया हैं जहाँ पे ऑयल गंदगी फैलाता है, उन सारे पार्ट्स को आप डीज़ल या पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं या मिट्टी के तेल से भी। तो चलिए मैं अब आगे की सफाई आपको दिखाता हूँ, बने रहिए। आगे आप देख सकते हैं कि ये साबुन मैंने पूरा ही घोल दिया है। आपको इस फॉर्म तक आपको साबुन को घोल के रखना है। उसका कारण ये है कि अगर दानेदार साबुन होगा, कोई भी वॉशिंग पाउडर होगा, वो हार्ड होगा और आपके बाइक में स्क्रैच का काम भी कर सकता है। आपको या तो कोई भी वॉशिंग पाउडर आता है जो आप इसको इस तरह से लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं और उसके बाद ही आप क्रोम वाली एरियाज़ पे इसको लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रोम में बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं है, लेकिन यदि आप इसको वॉश करते हैं तो देख सकते हैं कोई दाना नहीं है इसमें लगा हुआ। और यदि दानेदार वॉशिंग पाउडर से करेंगे तो इसमें स्क्रैच आएंगे। आप रिम को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और रिम को साफ़ करने के बाद जब आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें तो इसको क्रोम पाउडर से भी चमका सकते हैं। ये मैंने जैसे थोड़ा सा क्रोम पाउडर लिया है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाना है और करना ये होगा कि इसको, अगर आपके बाइक के मोनोग्राम ओल्ड हैं
तो आप इसकी सहायता से उसको अच्छी शाइन दे सकते हैं। जैसे कि ये मैंने इसको अप्लाई किया है। याद रहे कि इसको पेंट पर नहीं अप्लाई करना। ये जो दाग है आप देख रहे हैं, ये इसी से निकल जाएगा। ये इसको लगाने के बाद वेट करना पड़ता है। और यदि आपके मोनोग्राम न्यू है तो आप बेटर है कि शैम्पू से वॉश करें उसको। इससे आप अन्य क्रोम एरिया को चमका सकते हैं। जैसे कि मेरा ये ब्लैक गार्ड है, आप इसको लगाने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह की शाइनिंग ये देता है। लेकिन ये याद रहे कि आप इससे यदि पुरानी गाड़ी को खूब चमका रहे हैं तो उतनी शाइन नहीं देगी जितने की ये बाइक देगी। उसका कारण ये है कि आपको शुरू से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपने एक बारी पार्ट्स नए लगवाए हैं तो जैसे ही वो बारिश के मौसम के बाद जंग खाते हैं तो आपको वो जंग सारे को हटाना पड़ेगा। बारिश से पहले भी आपको उसके अंदर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जंग लग जाता है वहाँ ऑयल थोड़ा सा अप्लाई करके रखना पड़ेगा और बारिशों के बाद उसको हटा दें। याद रहे कि इन पॉइंट्स पर बाद में आपको ऑयल की 2-4 बूंदें भी लगानी है जिससे कि ये जाम ना हो। सिर्फ यही एक मोटरसाइकिल ऐसी थी जिसमें क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जो कि इसकी प्रेस्टीज में 4 चांद लगाती है। मुझे इसलिए इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही क्योंकि इसमें सिर्फ डस्ट है। उसका कारण ये है कि ये सड़क पे कम चलती है और अंदर रहती है, और यदि ये सड़क पे चलेगी तो मुझे हर तीसरा महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो सारे डस्ट कार्बन को हटाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिक्विड सोप लगाया था और उसके बाद इसकी शाइनिंग ये इस प्रकार से आती है। और यदि मैं इसके ऊपर क्रोम लगाता हूँ उसके बाद इसकी शाइनिंग आप देखिए किस प्रकार की आती है इसको सूखने के बाद। क्रोम वाली स्पोक्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई नहीं चाहता आज की डेट में इतनी मेहनत करना। देखने में तो सभी को अच्छा लगता है लेकिन स्पोक्स को साफ़ करना सबसे टेढ़ी खीर है। थोड़ी देर बाद ये क्रोम सूख गया तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी शाइनिंग किस तरह से लौटती है। ये देखिए, आप भी इस तरह से अपनी बाइक को चमका सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने लेग गार्ड पे लगाया था, तो आप देखिए लेग गार्ड की शाइनिंग।
इसके ब्रैकेट की भी शाइनिंग आ गई है इसमें। ये जो चेसिस पे लगा हुआ है सारा पानी से धुल के साफ़ हो जाएगा, जितना भी पाउडर फंसा पड़ा है। आप इसकी शाइनिंग देख लीजिए। इसके अलावा टैंक कैप पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये पाउडर लगा हुआ है, ये देखिए। इस साइड भी पाउडर है, ये देखिए। ये आपको टैंक कैप इस तरह से मेंटेन हो जाएगी। और ये हैंडल है, हैंडल में अभी पाउडर लगा हुआ है। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं कि हम स्टील की प्लेट्स को घर में वॉश करते हैं लेकिन उन पे भी स्क्रैच आ जाता है, लेकिन बाइक के जो क्रोम के अंदर जो नंबर 1 क्वालिटी होती है उसमें कभी भी स्क्रैच नहीं आएंगे, अगर आप शुरू से मेंटेन करके रखते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा यहाँ पे साफ़ कर दिया है, और ये क्रोम पाउडर की वजह से इतना शाइनिंग दे रही है। ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने क्रोम पाउडर लगाया था, तो देखिए आप इसकी शाइनिंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और ये इंडिकेटर की पोजीशन भी देख सकते हैं। तो जितने भी क्रोम पार्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको जंग से बचाने हैं, और ये इस तरह से आपको मेंटेन करके रखने हैं। कुछ मैंने इधर भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और आपको मैं ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे कोई पेंट की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये देख सकते हैं आप, ये शाइनिंग बरकरार है। ये आप देख सकते हैं इसके और इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है, ये देखिए। और ये अभी बिना क्रोम के है, फिर भी ये तो खैर साफ़ ही है, लेकिन क्रोम से सारे माइन्यूट जो दाग हैं जब मिस्त्री लोग साफ़ करते हैं, उसको लगा देते हैं, वो भी सारे हट जाते हैं। इसके क्रोम नट बोल्ट्स भी इसके द्वारा बरकरार रख सकते हैं, ये भी सालों साल चमकते रहेंगे यदि आपके नट बोल्ट क्रोम हैं। इस तरह से रिम को भी मैंने अप्लाई किया है ये पाउडर, आप रिम को भी देख सकते हैं। रिम भी इसका साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बाइक चमकती रहेगी। ये आप मोनोग्राम को देख सकते हैं, मोनोग्राम जो है थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, इसकी शाइनिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन इनमें दाग नहीं है कोई भी। देखिए ये भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और यदि ये
बिल्कुल नए हैं तो आप इसके ऊपर लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मडगार्ड में भी देख सकते हैं, ये भी गीला है। सूखने के बाद आपको बिल्कुल शीशे की तरह शाइन करेगा। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई रस्ट या कार्बन नहीं जमा हुआ, लेकिन यदि आपके उसमें जमा हुआ है और आप क्रोम पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको उस जगह से रगड़ना पड़ेगा। अब इस शैम्पू से मैं टैंक और बाकी के पार्ट्स को साफ़ करूँगा। ये तो टायर के लिए है और ये जो ब्रश है टैंक के लिए है। सबसे पहले मैं टैंक को गीला कर देता हूँ। इसको वॉशिंग एंड में करते हैं जिससे कि क्रोम पाउडर का कोने कोने में लगा हुआ होना आपको बुरा लगेगा, इसलिए वो भी हट जाएगा। पाउडर के शाइनिंग के बाद आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये शाइनिंग बरकरार रखेगा और क्रोम पाउडर जो छोटे मोटे कार्बनिक दाग हैं वो आपका हटा देगा। सोप अप्लाई करने से थोड़ी देर में वो सूख जाता है और चिपक जाता है, फिर उसको आप पानी से बहुत मुश्किल से हटा पाते हैं। शैम्पू अप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि इतनी जल्दी सूखता नहीं है ये। हार्ड ब्रश को, चूँकि मेरे इंजन के नीचे से गाड़ी ख़राब नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसको टायर के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। इस हार्ड ब्रश को, ये हार्ड ब्रश अंदर से जितने भी मिट्टी लगी हुई है सबको साफ़ कर देगा। प्रकार से पीछे के टायर को भी साफ़ करना है। आप इससे स्पोक भी साफ़ कर सकते हैं क्योंकि स्पोक्स में भी काफ़ी डस्ट होता है। रिम के आसपास जितना भी एरिया है वो सारा डस्टी हो जाता है। इसकी जो चेसिस है इसको भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हार्ड डस्ट के साथ लगी रहती है।
चलिए मैंने इसको साफ़ कर दिया, मैं पानी से धो के आपको दिखाता हूँ। वॉशिंग का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप देख रहे हैं कि शीशे की तरह बाइक चमचमा रही है। और इसको थोड़ा सूखने के बाद मैं इसके टैंक को पॉलिश करूँगा और इसके प्लास्टिक पार्ट्स की मेंटेनेंस और सीट्स के मेंटेनेंस के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करके रखिए।